नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप नोवा पर। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही जगह चुनी है। हम एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि उसे इस तरीके से समझाते हैं कि हर तथ्य, हर अवधारणा और हर संभावित प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाए। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की इतिहास एनसीईआरटी का दूसरा व्याख्यान। तो बिना समय गवाए चलिए इतिहास को आसान, रोचक और परीक्षा उन्मुख तरीके से समझना शुरू करते हैं। आज का लेक्चर का हमारा नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि आखेट और भोजन संग्रह क्या क्या है। पिछले चैप्टर में हमने इसी के बारे में जाना था। उस समय क्या था, मनुष्य जंगलों में रहता था। उसे जो भी भोजन मिलता था, जैसे फल, कंदमूल या शिकार, उसी पर उसका जीवन चलता था। यानी वह फूड प्रोड्यूसर के रूप में, यानी भोजन के उत्पादक के रूप में नहीं बल्कि फूड गैदरर के रूप में काम करता था। पहले क्या होता था, वो एक भोजन संग्राहक के रूप में काम करता था। लेकिन आप सोचिए कि अगर किसी दिन शिकार ही ना मिले तो उसका क्या होगा, अगर फल खत्म हो जाए तो क्या होगा। इसलिए धीरे धीरे मनुष्य ने सोचना शुरू किया, क्यों ना भोजन खुद पैदा किया जाए। यही विचार मानव इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव बना। लगभग 12,000 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, लगभग 12,000 वर्ष पहले मानव ने खेती शुरू की, जानवरों को पालना शुरू करा और यहीं से मानव जीवन में एक नई क्रांति की शुरुआत होती है। यहां से क्या होती है, मानव जीवन में एक नई क्रांति की शुरुआत होती है। इसी परिवर्तन को हम इस पूरे अध्याय में समझेंगे। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि यहां पर मानव ने क्या किया, एक भोजन संग्राहक के रूप में काम किया। लेकिन ये कब तक करता, तो इसलिए 12,000 वर्ष पहले उसने ये सोचना शुरू किया कि अब भोजन खुद पैदा करना है। तो जिस वजह से क्या हुआ, मानव के जीवन में एक नई क्रांति आई। अब आप एक बात बताइए मुझको, अगर आपको रोज बाजार से खाना खरीदना पड़े तो वो आपके लिए आसान होगा या फिर आप उसको घर में अगर करते हैं तो वो आपके लिए आसान होगा। तो जंगल में अगर शिकार ना मिले तो मनुष्य को क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या था, आखेट खाद्य संग्रह से वो क्या हुआ, उसने खेती की शुरुआत की। उसके बाद उसने क्या किया, पशुपालन शुरू किया। उसके बाद उसने स्थायी जीवन की तरफ अपना पांव बढ़ाया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या है कि 12,000 वर्ष पहले मानव जीवन में बड़ा परिवर्तन आया और भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन की शुरुआत हुई। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चला कि 12,000 साल पहले लोग क्या करते थे। उस समय कोई किताब लिखी गई थी, तो किताब तो उस समय कोई लिखी नहीं गई थी, तो फिर इतिहासकारों को ये जानकारी कहाँ से मिलती है। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि अचानक खेती की शुरुआत क्यों हुई। क्या मनुष्य एक दिन सुबह उठा और उसने सोचा कि आज चलिए खेती कर लेते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, जलवायु परिवर्तन का। कैसे कि लगभग 12,000 वर्ष पहले पृथ्वी का तापमान एकदम से क्या हुआ, बढ़ने लगा। पहले जहां बहुत अधिक ठंड थी वहां धीरे धीरे मौसम बहुत गर्म होने लगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ा वैसे वैसे बड़े बड़े घास के मैदान बनने लगे। अब सोचिए, अगर घास ज्यादा होगी तो कौन से जानवर बढ़ेंगे, घास खाने वाले जानवर, जैसे हिरण, भेड़, बकरी, जंगली गाय। जब इन जानवरों की संख्या बढ़ी तो शिकारी भी इनके पीछे पीछे जाने लगे। लेकिन हर बार शिकार करना आसान नहीं था, इसलिए मनुष्य ने क्या सोचा कि क्यों ना जानवरों को अपने पास ही रखा जाए। तो इसलिए क्या हुआ, पशुपालन की शुरुआत हुई। तो पता चला कि पशुपालन की शुरुआत क्यों हुई। पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई,
तापमान बढ़ने से। तो जलवायु परिवर्तन हुआ, तापमान बढ़ा, तो तापमान बढ़ने से क्या हुआ कि घास के मैदान होने लगे। घास के मैदान होने लगे तो घास खाने वाले जीव जंतु बढ़े। तो जब जीव जंतु बढ़े तो मानव ने क्या काम करा कि पशुपालन की शुरुआत की। ठीक है, इसी समय मनुष्य ने यह भी देखा कि जमीन पे गिरे हुए बीज कुछ समय बाद पौधे बन जाते हैं। तो बीज किस में परिवर्तित हो रहे थे? पौधों में। तो जब ये पौधे बन रहे थे तो इसके मन में विचार आया कि बीज बोया जाए तो भोजन खुद पैदा किया जा सकता है। तो उसने क्या काम करा कि बीज बोना शुरू करे। तो जब बीज बोया तो उससे क्या हुआ? पौधे बने, तो उससे खेती की शुरुआत हुई। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ? खेती और पशुपालन धीरे धीरे विकसित हुआ। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मौसम बहुत ठंडा ही रहता तो इतनी आसानी से खेती हो पाती? आप इसको सोचिए एक बार। तो अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं अपना। सबसे पहले क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन। उसके बाद जलवायु परिवर्तन से क्या हुआ? घास के मैदान बने। घास के मैदानों से क्या हुआ? शाकाहारी पशु बढ़े। शाकाहारी पशु से क्या हुआ? पशुपालन हुआ। पशुपालन के बाद खेती शुरू हुई। ठीक है, ये एक पूरा जो है एक चक्र था जो कि मानव ने अपनाया। कितने साल पहले? 12,000 साल पहले से ये चीजें शुरू हो गई। ठीक है ना। तो 12,000 वर्ष पहले जलवायु परिवर्तन ने खेती और पशुपालन की शुरुआत की, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब खेती शुरू हो गई, लेकिन खेती करने के लिए एक जगह रुकना भी जरूरी था। तो अब हमें यही समझना है कि प्रारंभिक मानव के बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं कि एक जगह कैसे वो रुका। ठीक है दोस्तों, हमारे जीवन में आपने देखा होगा कि बार बार आप के लिए एक जो है महत्वपूर्ण सवाल आता है। क्या आता है कि अभी हम फिलहाल 12,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस समय ना तो कोई स्कूल था, ना किताबें थी, ना अखबार था, और ना कोई लिखित साक्ष्य था। लिखित साक्ष्य से मेरा अभिप्राय है इतिहास से। तो फिर इतिहासकारों को कैसे पता चला कि उस समय के लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे और उनका जीवन कैसा था? यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सबसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि उसके लिए क्या होता है? आर्कियोलॉजी शब्द। आर्कियोलॉजी शब्द यानी कि पुरातत्व। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? पुरातत्व एक ऐसा विषय है जिसमें पुराने समय के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। तो जो वैज्ञानिक ये काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद। क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद। और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो पुरातत्व क्या है? एक ऐसा विषय है जिसमें पुराने समय के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। जो वैज्ञानिक ये काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। यह लोग क्या काम करते हैं कि अलग अलग जगह क्या करते हैं? खुदाई करते हैं, और उनको खुदाई में पुराने समय के जो अवशेष मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल साइट। उसको क्या बोलते हैं? पुरा स्थल। ठीक है ना। तो पुरातत्व क्या हो गया? पुराने समय के अवशेषों का अध्ययन। पुरातत्वविद क्या हो गए? जो वैज्ञानिक ये काम करते हैं। और पुरास्थल क्या हो गए? अलग अलग स्थानों पर जो खुदाई करते हैं और खुदाई के समय जो पुराने अवशेष मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? पुरास्थल। अब सवाल मन में आता है कि खुदाई में मिलता क्या है? खुदाई में एविडेंस क्या मिलता है? तो खुदाई में क्या एविडेंस मिलता है? पत्थर के औजार,
क्योंकि उस समय क्या था, लोहे या स्टील का उपयोग नहीं होता था। मनुष्य पत्थरों से ही चाकू, कुल्हाड़ी, भाला और अन्य औजार बनाता था। ठीक है ना। तो क्या क्या बनाता था? पत्थर के औजारों से चाकू, कुल्हाड़ी, भाला और अन्य औजार। ठीक है ना। इसके अलावा जानवरों की हड्डियां मिलती हैं। जानवरों की हड्डियों को देखकर वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि ये लोग किन किन जानवरों का शिकार करते थे। कई स्थानों पर हमें राख भी मिली है। इससे क्या पता चलता है कि आग जलाई जाती थी और भोजन भी पकाया जाता था। कुछ जगहों पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि लोग भोजन और पानी का भंडारण करने लगे थे। इसके अलावा मकानों की दीवारें, फर्श, कब्र और मानव कंकाल भी मिले हैं। ठीक है ना। इनसे पता चलता है कि लोग कहाँ रहते थे, किस प्रकार के घर बनाते थे और अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे। यानी इतिहासकार कहानी बनाकर इतिहास नहीं लिखते, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, चलिए बताइए कि अगर आपको किसी पुराने राजा के बारे में जानना हो और कोई किताब ना मिले तो आप क्या करोगे? बस सोचने की कोशिश करो, बताइए क्या करोगे? तो आप क्या देखोगे कि उसके महल, सिक्के, हथियार या अन्य चीजें खोजोगे। ठीक इसी तरह ही इतिहासकार भी काम करते हैं। ठीक है ना। तो पुरा स्थलों से हमें क्या मिला? पत्थर के औजार, हड्डियां और अन्य वस्तुएं। तो इससे वस्तुओं को देखकर वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया कि उस समय लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे और कौन कौन से कार्य करते थे। क्लियर है यहां तक आपको? अब यहाँ पे 3 से 4 शब्द जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो मैंने बताए थे, इनको एक बार आप देख लेना। एक तो पुरातत्व, उसके बाद पुरातत्व के बाद क्या है? पुरातत्व के बाद खुदाई, फिर पुरा स्थल, और पुरा स्थल से क्या मिले हमें? अवशेष। अवशेषों में क्या मिला हमें? पत्थर के औजार, हड्डियां, राख और बर्तन, जिससे क्या बना? हमारा इतिहास। क्लियर है बच्चों यहां तक? उसके बाद आ जाते हैं हम। अब मुझे आप एक बात बताइए कि अब हमें ये तो पता चल गया कि इतिहासकारों को जानकारी कहां से मिलती थी, लेकिन एक और सवाल है, आखिर प्रारंभिक मानव रहता कहां था? क्या वह कहीं भी अपना घर बना लेता था या किसी खास जगह या किसी ऐसी जगह का चुनाव करता था? अब अगले टॉपिक हमारा यही है कि उसके रहने की जगह किस तरीके की होती थी। सबसे पहले हमने क्या जाना? आखेट संग्रह के बारे में। दूसरा हमने क्या जाना कि हमें इतिहास के बारे में कैसा पता चला मानव के। अब तीसरी चीज, उसके रहने की जगह। तो दोस्तों, इतिहासकारों को जानकारी मिल गई कि वो कहां पर रहता था, वो क्या खाता था, कैसे उसके औजार थे। ठीक है। अब प्रारंभिक मानव क्या था? घुमंतु प्रकार का था, यानी वह एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहता था। वह अपनी जरूरतों के हिसाब से बार बार क्या करता था? स्थान बदलता रहता था। अब सवाल उठता है कि आखिर उसे बार बार जगह बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? सोचिए, अगर किसी जंगल में फल खत्म हो जाए, जानवर दूसरी जगह चला जाए या नदी सूख जाए, तो क्या वह वहां पर रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए मानव हमेशा ऐसी जगह जाता था जहां उसकी सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो सके, और वह किसी भी जगह रुकता नहीं था। वह स्थान चुनते समय कुछ बातों के ध्यान रखता था। क्या क्या ध्यान रखता था? एक तो पानी की उपलब्धता होनी चाहिए,
जैसे कि आज भी हम पानी के बिना नहीं रह सकते, वैसे उस समय भी पानी के बिना रहना संभव नहीं था। तो पानी पीने के लिए चाहिए था, भोजन पकाने के लिए चाहिए था, और जानवरों के लिए भी पानी चाहिए था। इसलिए अधिकांश पुरास्थल नदियां और झीलों के जो पुरास्थल हैं, जो इतिहासकारों ने खोजे हैं, वो नदियों के किनारे और झीलों के किनारे ही मिलते हैं। दूसरा था भोजन की उपलब्धता। उस समय खेती नहीं होती थी, इसलिए भोजन जंगलों से मिलता था, जहां अधिक फल, कंदमूल और शिकार के लिए जानवर मिलते थे। वही लोग अधिक समय तक रुकते थे। ठीक है ना। तीसरा था पत्थरों की उपलब्धता। उस समय लोहे के औजार नहीं थे, हर काम पत्थर के औजारों से होता था। तो इसलिए जहां मजबूत पत्थर मिलते थे वहां औजार बनाए जाते थे। अब आता है सुरक्षा। चौथी आवश्यकता क्या थी? सुरक्षा। यानी कि जंगली जानवर उस समय बहुत हुआ करते थे और उनसे बचाव बहुत जरूरी था। इसीलिए क्या करते थे मानव? गुफाओं, पहाड़ी और ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर उनको प्राकृतिक सुरक्षा मिल सके। पांचवा था जानवर। एक और कारण होता था कि जानवरों का झुंड, यानी कि जानवर मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, शिकारी भी उनके पीछे पीछे जाते थे। तो मानव का जीवन काफी हद तक जानवरों की गतिविधियों पर निर्भर करता था। अब आप बताइए, अगर आपको बिना बिजली, बिना बाजार और बिना किसी सुविधा के जंगल में रहना पड़े, तो आप सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखोगे? तो सबसे पहली चीज क्या होगी? पानी, भोजन। आपको सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो पहले का मानव भी यही काम करता था। ठीक है। अब जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थलों के नाम दिए हैं जिनको परीक्षा में पूछा जाता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से वो बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहला है भीमबेटका। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में। यहां पर क्या है? हमें गुफाएं मिली हैं। और क्या मिले हैं यहाँ पे? यहाँ पे क्या मिले हैं हमें? शैल चित्र, रॉक पेंटिंग्स। यहां पर सबसे प्रारंभिक मानव के रहने के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है। तो भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं और प्रारंभिक मानव के रहने के प्रमाण भी मिले हैं। दूसरा है हुंसगी। हुंसगी कहां पे है? कर्नाटक में। यहाँ पर क्या मिला है? बड़ी संख्या में पत्थर के औजार मिले हैं। क्या मिला है यहाँ पे? पत्थर के औजार। तीसरा क्या है? कुरनूल। कुरनूल की गुफाएं क्या हैं? बहुत फेमस है। ये कहां पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। यहां क्या मिला है? मानव और जानवरों की क्या मिली हैं? हड्डियां। आग के उपयोग के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभिक मानव नदियों के किनारे क्यों रहता था? एक तो पानी की उपलब्धता के कारण, जानवर भी पानी पीते थे और जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती थी। ठीक है। और प्रमुख जो पुरास्थल थे वो कौन से थे? भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल। ठीक है ना। अब क्या है? मानव केवल प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी खोज हुई जिसने उसकी पूरी क्या कर दी? जीवन शैली बदल दी। यह खोज क्या थी? आग की। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो आखेट खाद्य संग्राहक था उसने भोजन का उत्पादक कैसे शुरू किया। ठीक है ना। तो अब तक मनुष्य क्या करता था? जंगल में घूमता था, शिकार करता था, पेड़ पौधे, फल,
कंदमूल इकट्ठा करता था, मतलब एक तरीके से फूड गैदरर के रूप में वो क्या करता था, काम करता था। लेकिन अब उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया कि वो क्या करने लगा, फूड का प्रोडक्शन करने लगा। क्या करने लगा, फूड का प्रोडक्शन करने लगा। अब फूड का प्रोडक्शन कैसे शुरू हुआ, मनुष्य ने खेती कैसे शुरू करी? तो उसने एक दिन में तो फैसला नहीं कर लिया कि मुझे खेती करनी है। ये बदलाव क्या हुआ, धीरे धीरे हजारों वर्षों में हुआ। मनुष्य ने खेती कैसे शुरू की? अब एक चीज सोचिए कि किसी पेड़ से कुछ बीज जमीन पे गिरे और वे कुछ समय के बाद क्या हुआ, छोटे छोटे पौधों में उगाए। अब मनुष्य ने इस चीज को नोटिस किया और ये चीज कई बार देखी। तब उसने सोचा कि अगर मैं खुद बीज बोऊं तो मैं अपनी जरूरत का भोजन खुद उगा सकता हूं। यहीं से क्या हुआ, खेती की शुरुआत हुई। पहले मानव ने क्या हुआ, छोटे छोटे खेत बनाए, उसके बाद बीज बोए, बारिश का इंतजार किया, फसल उगी और पहली बार मनुष्य ने अपना भोजन स्वयं पैदा किया। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपको रोज बाजार से गेहूं खरीदना पड़े और दूसरी तरफ आप अपने खेत में गेहूं उगा सकें, तो कौन सा तरीका बेहतर है? तो ये जो चीज है ये प्रारंभिक मानव ने भी समझी। अब प्रारंभिक मानव ने कौन कौन सी फसल उगाई? गेहूं, जौ, और सबसे पहले ये उगाई, उसके बाद में उसने चावल और दालें उगाई। धीरे धीरे जब खेती करने लगा, फसल उगाने लगा, उसके बाद पशुपालन की शुरुआत हुई। तो पशुपालन में सबसे पहले उसने क्या कहा, कुत्ते का पालन जो है वो शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि कुत्ता जो है उसके शिकार में मदद कर देता था और खतरे का संकेत भी उसको देता था। बाद में उसने भेड़, बकरी, गाय और बैल ये भी पालने लगा। अब जानवरों को पालने से क्या लाभ हुआ? हर बार शिकार करने जाना पड़े तो कितना कठिन होगा, लेकिन अगर आपके पास जानवर है तो आपको दूध भी मिलेगा, उससे मांस भी मिलेगा। खेती में बैल मदद करने लगे, जानवरों से सुरक्षा भी मिलने लगी और चमड़ा और ऊन मिलने लगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि देखिए, मैंने अभी बताया आपको, खेती शुरू हुई, उसके बाद पशुपालन। अब एक वर्ड आता है घरेलूकरण। तो घरेलूकरण क्या है? ऐसे पौधों और जानवरों का चयन करना जो मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा क्या हो, उपयोगी हो। अगर किसी पौधे में अनाज ज्यादा आता है तो मनुष्य उसी बीज को अगली बार बोता था, और अगर कोई गाय ज्यादा दूध देती है तो उसको सबसे अधिक महत्व देता था। और धीरे धीरे मनुष्य ने पौधों और जानवरों की नई नई नस्लें विकसित कर ली। इसी प्रक्रिया को घरेलूकरण कहते हैं। क्लियर हो गया आपको क्या है घरेलूकरण? तो नई नई नस्लें विकसित करना। किसकी नस्लें? जो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण थी खेती के अंदर, जो ज्यादा बीज उत्पादन देता था, और पशु ऐसा जो ज्यादा दूध देता था। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते थे? घरेलूकरण। यहां तक क्लियर है? अब मनुष्य जो है प्रकृति पे पूरी तरीके निर्भर नहीं था, वह अपनी आवश्यकता का भोजन स्वयं पैदा करने लग गया था। तो अब खेती और पशुपालन तो शुरू हो गए, लेकिन एक नई समस्या सामने आई। खेतों की देखभाल करनी थी, फसल तैयार होने में समय लगता था, इसलिए बार बार जगह बदलना संभव नहीं था। अब प्रश्न ये है कि क्या खेती ने मानव के रहने के तरीके को बदल दिया? तो अगले टॉपिक में हम यही देखेंगे कि स्थायी जीवन की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, अब तक हमने मनुष्य ने खेती कैसे की, पशुपालन कैसे किया,
लेकिन अब एक सवाल और पैदा हुआ कि खेती करते हुए मनुष्य पहले की तरह बार बार जगह बदल सकता था? तो अब जब एक जगह खेती करने लगा, पशुपालन करने लगा, तो उसका एक जगह जो जीवन था वो स्थायित्व की तरफ बढ़ने लगा। तो अब उसने क्या काम करा, खेत में बीज बोया, अगले दिन किसी दूसरी जगह चला गया। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आज उसने खेत में बीज बोया, दूसरी जगह चला जाएगा, तो वो उसका जो बीज बोया हुआ था वो बेकार हो गया। तो उसने क्या काम करा कि खेती ने मनुष्य को एक स्थान पर रहने के लिए मजबूर कर दिया। तो यहीं से क्या होता है, एक स्थायी जीवन की शुरुआत होती है। अब खेती कोई एक दिन का काम नहीं है। पहले खेत तैयार करना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, पौधों की देखभाल करनी पड़ती है, समय समय पर उसको पानी देना पड़ता है, फसल तैयार होती है, उसकी कटाई करनी पड़ती है। अगर किसान बीच में कहीं चला जाए तो सारी मेहनत क्या है उसकी बेकार हो जाती है। और जब एक जगह रहना तय हो गया, तब लोगों ने झोपड़ियां और छोटे छोटे घर बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे जो है वो लकड़ी, घास, मिट्टी और बांस के मकान बनाता था। फिर उसने धीरे धीरे क्या काम करा, मजबूत मकान बनाने शुरू कर दिए। अब क्या करा उसने, जब सारे घरों से क्या हुआ, कई सारे घर मिलके क्या हो गए, एक गांव का निर्माण हो गया। अब पहले जितना भोजन मिलता था उतना वो क्या करता था, खा लेता था। लेकिन खेती के बाद एक साथ बहुत ज्यादा अनाज मिलने लगा उसको। तो अब उसके दिमाग में ये चीज आई कि अब इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो लोगों ने क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन, टोकरी और गड्ढों में अनाज जमा करना शुरू कर दिया। तो उसने क्या काम करा, भंडारण क्षमता को बढ़ाया। और आगे चलकर अकाल और कठिन समय में ये जो भंडारण उसने किया वो बहुत उसके काम में आया। अब जब कई परिवार एक साथ एक जगह पर रहने लगे तो छोटी छोटी क्या हो गई, बस्तियां हो गई। जब बस्तियां हो गई तो क्या हुआ कि लोग मिलजुल कर खेती करने लगे। जब मिलजुल कर खेती करने लगे तो औजारों की जरूरत पड़ी। तो औजारों के लिए, जमीन खोदने के लिए, अनाज काटने के लिए, तो उसने क्या काम करा, नए औजार बनाना शुरू किए। क्लियर है यहां तक? अब क्या हुआ, लोग गांव में रहने लगे, खेती भी कर रहे थे। अब एनसीईआरटी हमें एक ऐसे स्थान के बारे में बताती है जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन कृषि बस्तियों में गिना जाता है। उसका नाम क्या है, मेहरगढ़। उसका नाम क्या है दोस्तों, मेहरगढ़। तो अब हम मेहरगढ़ के बारे में देखते हैं। अब तक हमने ये देखा कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। अब हमारा जो है सवाल ये उठता है कि ऐसी सबसे पुरानी जगह कौन सी थी जहां खेती और पशुपालन के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। तो स्पष्ट प्रमाण कहां से मिलते हैं दोस्तों, मेहरगढ़ से। कहां से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहां पर है, पाकिस्तान में। वर्तमान में मेहरगढ़ कहां पे है, पाकिस्तान में। और ये कौन से प्रांत में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कहां पर है, बलूचिस्तान। अब ये विश्व की प्राचीन कृषि बस्तियों में से एक माना जाता है। जब यहाँ पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उन्हें ऐसी कई चीजें मिली जिनसे पता चलता है कि यहाँ रहने वाले लोग क्या करते थे, खेती करते थे, पशु पालते थे और एक व्यवस्थित जीवन जीते थे। मेहरगढ़ से क्या मिला, गेहूं मिला, जौ मिला, भेड़ मिला, बकरी मिली और मिट्टी के बर्तन मिले, कब्र मिली। यहां से प्राचीन कृषि बस्तियां भी मिली हैं, खेती और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं
और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक जितना हमने इस अध्याय में पढ़ा और लास्ट में मेहरगढ़ के बारे में हम देख रहे हैं, तो मेहरगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे प्राचीन बस्तियों में से एक है और 6 क्लास की एनसीईआरटी के अध्याय 2 में ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब हमें इससे क्या पता चला कि उस समय लोगों का जीवन पहला की तुलना में बहुत अधिक व्यवस्थित हो चुका था। मेहरगढ़, अब यहाँ पे आ रहा है मेहरगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो मेहरगढ़ में क्या मिला, कब्र मिली, ठीक है, खेती के प्रमाण मिले, पशुपालन के प्रमाण मिले, मिट्टी के घर मिले, ठीक है ना। और इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग मृत्यु के बाद जीवन जैसी मान्यताएं भी विकसित होने के प्रमाण भी मिलते हैं। यहां तक क्लियर है। तो मेहरगढ़ ये साबित करता है कि लगभग 8000 वर्ष पहले भी लोग खेती करना, पशुपालना और गांव में रहना सीख चुके थे। अब हमने ये समझ लिया कि मनुष्य ने खेती शुरू की, गांव बसाए, मेहरगढ़ जैसी बस्तियां विकसित की। तो दोस्तों, इस पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद आपने क्या निष्कर्ष निकाला? एक बार जो आपने नोट्स बनाए होंगे उनका रिवाइज करके इसको दोबारा से आप कंठस्थ कर लो। और चलिए एक बार हम फिर से इस अध्याय का रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि प्रारंभिक मानव केवल क्या करता था, आखेट और भोजन संग्रह पर निर्भर था, ठीक है ना। वह जंगलों में घूमता था, फल कंदमूल इकट्ठा करता था, जानवरों का शिकार करता था और अपना जीवन चलाता था। लेकिन 12,000 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 12,000 वर्ष पहले एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। कौन सा परिवर्तन आया? जलवायु परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन आया? जलवायु परिवर्तन। इससे क्या हुआ? गर्मी बढ़ी, उससे क्या हुआ? घास के मैदान आए, जिससे क्या हुआ? शाकाहारी जानवर बढ़े। मनुष्य ने बीज से पौधा उगते हुए देखा। उसके बाद जानवरों को अपने साथ रखना शुरू किया। सबसे पहले कुत्ता, फिर भेड़, बकरी, गाय, फिर खेती और पशुपालन शुरू हुआ। फिर बार बार जगह बदलना संभव नहीं था, धीरे धीरे झोपड़ियां बनी, गांव बसे, अनाज का भंडारण हुआ। और उसमें सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा मिलता है? मेहरगढ़, जहां पर खेती, पशुपालन, मिट्टी के घर, मिट्टी के बर्तन और कब्र का प्रमाण मिलता है। तो इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मानव केवल भोजन खोजने वाला नहीं रहा, बल्कि भोजन पैदा करने वाला बन गया। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि लगभग कितने वर्ष पहले खेती की शुरुआत हुई? पहला पालतू जानवर कौन था? मेहरगढ़ कहाँ स्थित था? घरेलूकरण क्या है? स्थायी जीवन की शुरुआत क्यों हुई? इन सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज हमने समझा कि मानव जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन कैसे आया। यही परिवर्तन आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और अन्य महान सभ्यताओं की नींव बना। तो अगर ये आपको अध्याय अच्छे से समझ आया हो तो इसे एक बार अपने नोट्स में जरूर दोहराएं। अगला अध्याय के लिए हम एनसीईआरटी के 6 क्लास की तीसरे अध्याय के लिए हम अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लें, जहां पर हम इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे। दोस्तों, सभी को नमस्कार।